वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसआईआर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेकर के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये चीज़ सुनने को मिली है स्टूडेंट से कि सीएसआईआर के पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार उनका टॉपिक पढ़ा तो हुआ होता है, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट होते हैं उन क्वेश्चंस के उनको समझने में और वो क्वेश्चंस किस तरीके से क्या स्टेटमेंट देना चाह रहा है, क्या उनसे पूछना चाह रहा है, वो उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऐसे प्रॉब्लम से अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि आपने टॉपिक तो पढ़ा हुआ था, लेकिन जो स्टेटमेंट दे करके सीएसआईआर में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप समझ नहीं पाए कि उनका मीन क्या था। उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप प्रीवियस ईयर के या प्रैक्टिस सेट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं पार्ट सी के, उनको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपकी अच्छी तरीके से उस क्वेश्चंस की समझ बन पाएगी और आपका ब्रेन उसके लिए ट्रेंड हो पाएगा कि हाँ, इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आपको आते हैं तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना रहेगा। डेट अनाउंस हो चुकी है सीएसआईआर की। आपका डेट आपको अच्छे तरीके से पता होगा, 6, 7, 8 ये आपका जून एग्ज़ाम का डेट है और इस डेट को सीएसआईआर का एग्ज़ाम होगा। तो जो भी लोग सीएसआईआर लाइफ साइंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशंस में अच्छे तरीके से फोकस्ड हो जाएँ। आपके पास रिमेनिंग जो टाइम्स बचे हुए हैं उनमें आपको रिवीजन भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी डेली बेसिस पे करते रहना है। उसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे कि जो यूनिट नंबर 13 का आपका मेथड्स इन बायोलॉजी से पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े टिपिकल टाइप के होते हैं। मैपिंग करने के लिए देता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बैंड देकर के पूछता है। तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नंबर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, गिवन बिलो आर द मैप ऑफ 1200 बेस पेयर्स ऑफ लॉन्ग डीएनए इंसर्ट एंड 3000 बेस पेयर एक्सप्रेशंस वेक्टर। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया गया। एक आपके पास क्या है, इंसर्ट है जिसका कि साइज आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो कि आपका 1200 बेस पेयर का है। तो इसको आप पहले यहाँ पे ऐसे जो भी स्टेटमेंट बोले इसको लिखते जाइए। इसके बाद आपके पास एक वेक्टर है जिसका साइज आपका कितना है, 3000 बेस पेयर है। राइट, ये दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया। द बाम H1 जिसको कि बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है एंड हिंड थर्ड जिसको कि एच से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रिस्ट्रिक्शन साइट्स एंड द डीएनए लेंथ बिटवीन देम आर इंडिकेटेड इन द बेस पेयर। तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये जो H है वो हिंड थर्ड को दिखाता है और ये जो B है वो आपका बाम H1 को दिखाता है। ऐसे ही यहाँ पे B है बाम H1 को, यहाँ पे भी B है बाम H1 को, यहाँ पे आपका हिंड थर्ड है, यहाँ पे भी क्या है आपका हिंड थर्ड है। ये आपका जो इंसर्ट करने वाला वेक्टर मतलब डीएनए है उसका लेंथ आपको दे रखा है यहाँ पे 1200, मतलब 300, 700 ये है, 300 ये है, 200 ये है। तो टोटल मिलाकर कितना है आपका 1200 बेस पेयर का है। जबकि आपका ये जो वेक्टर है वो कितना है, 3000 बेस पेयर का है और जिसमें से हिंड थर्ड और बाम H1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 300 बेस पेयर यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है, द इंसर्ट इज क्लोन्ड इनटू अ वेक्टर एट द बाम H1। बाम H1 का मतलब यहाँ पे ये वाला जो B है, यहाँ पे आपको एरो भी दे रहा है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये वाले क्लोन को इंसर्ट किया जा रहा है। राइट, एंड द डिजायर ओरिएंटेशन इज शोन बाय एरो। और जो ओरिएंटेशन इनके इंसर्ट करने का मतलब जिधर की तरफ जा रहा है ये आपको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। एंड आफ्टर क्लोनिंग, क्लोनिंग करने के बाद द ओरिएंटेशन ऑफ द इंसर्ट इन द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज टेस्टेड बाय कंप्लीट हिंड थर्ड डाइजेशन। क्लोन कराया गया कहाँ पे, बाम H1 के साइड पे, और क्लोन कराने के बाद इनका ओरिएंटेशन चेकआउट करने के लिए इनको हिंड थर्ड से क्या किया गया, डाइजेस्ट कराया गया। मीन्स इस वाले एंजाइम से क्या किया गया, डाइजेशन कराया गया। राइट, फॉलोड बाई जेलेटोफोरेसिस। डाइजेशन कराने के बाद जो फ्रेगमेंट आया उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई गई। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंड पैटर्न रिवील्स द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इंसर्ट इन द कंस्ट्रक्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन बैंड के पैटर्न को देख करके, नंबर को देख करके आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है उस इंसर्ट डीएनए के ओरिएंटेशंस को लेकर के। तो इस बैंड में आपको क्या क्या पहले दिख रहा है, पहले आप इसके इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। यहाँ पर आपको मार्कर है जो कि आपके नॉन बेस पेयर के हैं, यहाँ पे दे रखा है 6000 से स्टार्ट हुआ है, 250 आपके बेस पेयर क्या है, मार्कर हैं। राइट, और यहाँ पे आपका ये सैंपल है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखा है। तो पहले यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट और किस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है और यहाँ पर आपने क्या किया, बाम H1 को ट्रीट करा करके, मतलब बाम H1 आपका क्या करेगा, कट यहाँ पे करेगा। तो यहाँ से लेकर के मान लीजिए आपका ये पूरा क्या है, डीएनए इंसर्ट आपका यहाँ पे ऐसे हो रहा है। राइट, तो डीएनए ये जो वेक्टर था वो वेक्टर कितने का था आपका, 3000 का था। और आपने यहाँ पे इंसर्ट क्या कर दिया है, 1200 बेस पेयर का आपने क्या किया है, ऐड कर दिया है, इंसर्ट करा। टोटल और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4200। राइट, अब इसकी बेस पर इतनी है। ओके, कट कराया, कट कराने के बाद आपने इसको क्या किया, इंसर्ट किया है। अब आपको यहाँ पे अगर देखा जाएगा ऐसे ओपन करके मतलब ये अगर स्ट्रक्चर को आप समझिए, तो यहाँ पे आपका ये जो डीएनए है ये इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है। ओके, और
इंसर्ट करने के बाद आपने फिर क्या किया कि इसको हिंड थर्ड से क्या किया आपने कट कराया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हिंड थर्ड से आपने कट कराया हुआ है। तो एक हिंड थर्ड की साइड ऑलरेडी पहले से ही थी इस वेक्टर में। जब आपने इस डीएनए को इंसर्ट कराया है तो आप देखिए कि बाम H1 के लिए जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, टर्मिनल पे है। तो मतलब यहाँ पे कोई कट नहीं लगने वाला, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होने वाली है। लेकिन हिंड थर्ड के लिए यहाँ पे दे रखा है बीच बीच में। तो जब ये डीएनए इंसर्ट आपका यहाँ पे होगा तो दो, एक तो पहले से इसके पास था, अब एक आपका हिंड थर्ड यहाँ पे कहीं आ जाएगा, एक आपका हिंड थर्ड कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये हिंड थर्ड के लिए लोकेशंस 3 हो जाएंगे। तो जब किसी भी सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए में या सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स में जितना आपका रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, कितना होता है रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, उतना ही आपका क्या होगा, उनके फ्रेगमेंट बनेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे साइट्स कितने हो गए आपके, 3 हो गए बाम H1 के, 1 2 3। तो इनका फ्रेगमेंट का कितना बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा। कैसे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेगमेंट के नंबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, सो फ्रेगमेंट इज इक्वल टू भी क्या हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। ओके, कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका सर्कुलर डीएनए है, 3 यहाँ पे साइड प्रेजेंट है, 1 2 और 3। पहले साइड पे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे कट करेगा तो क्या होगा, पहले पे कट करेगा तो ये जो सर्कुलर डीएनए था कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, राइट। 2 साइड्स और बचेंगे यहाँ पे। दूसरे वाले पे कट करेगा तो क्या होगा, एक फ्रेगमेंट यहाँ बन जाएगा, एक फ्रेगमेंट आपका ये बनेगा जिसमें आपका ये कट रहेगा। तीसरे वाले पे कट लगाएगा तो क्या होगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बन जाएगा। तो इस तरीके से 3 आपके जो कटिंग साइड्स होंगे, मीन्स रिकॉग्निशन साइड्स होंगे, उनके बेसिस पे फ्रेगमेंट कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो रूल होता है कि अगर आपका डीएनए का मॉलिक्यूल सर्कुलर है तो जितना आपका वहाँ पे रिकॉग्निशन साइट होगा उतना ही आपके क्या होंगे, फ्रेगमेंट के नंबर होंगे। मतलब नंबर ऑफ फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड बाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द कटिंग साइट, वो आपका इक्वल किसके होगा, रिकॉग्निशन साइट्स के होगा। लेकिन अगर लीनियर की बात करें यहाँ पे, तो लीनियर में हमेशा आपके जितने रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं उससे एक ज़्यादा क्या होता है, फ्रेगमेंट बनता है। जैसे देख लीजिए, अगर आपका ये लीनियर है और यहाँ पे आपके 3 कटिंग साइट्स हैं, तो एक कट लगाएगा मान लीजिए पहला वाला, तो ये आपका फ्रेगमेंट ऐसे बनेगा। 2 आपके ये लेंथ जो रहेगी इसमें आपके 2 कटिंग साइट्स होंगे। दूसरे वाले पे कट लगाएगा तो एक तो आपका बनेगा ही, एक आपका ये बन जाएगा, एक आपका फ्रेगमेंट ये रहेगा जहाँ पे एक साइड और रहेगा। तीसरे वाले पे कट लगाएगा तो क्या बनेगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो 3 साइड से कितना बना फ्रेगमेंट, 4 बना। तो लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए ये हमेशा होता है कि अगर लीनियर डीएनए है तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स होंगे उससे हमेशा 1 प्लस क्या बनता है आपका, मतलब 1 प्लस एन क्या बनेगा, हमेशा फ्रेगमेंट बनेगा, जहाँ पे एन क्या होगा, रिकॉग्निशन साइट्स होंगे। सर्कुलर डीएनए के लिए फ्रेगमेंट का नंबर रिकॉग्निशन साइट का नंबर बराबर बराबर होता है, और लीनियर के लिए क्या होता है, 1 प्लस ज़्यादा होता है। तो जब आपने यहाँ पे देख लिया इसकी मैपिंग से कि इस पूरे सर्कुलर डीएनए में 3 साइट्स है तो 3 फ्रेगमेंट बनेगा। तो सैंपल में पहले आप देख लीजिए ऑप्शंस में कहाँ-कहाँ 3 है। यहाँ पे आपका 3 है, तो 2 ऑप्शंस में आपके क्या रखा, 2 दे रखा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। 2 ऑप्शन तो ऐसे आपके छट गए, राइट। अब आता है आपका क्या, ये 2 ऑप्शन से यहाँ पे भी आपको 3 फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको 3 फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि किसमें से कौन सा सही होगा, ये आपको समझना है। यहाँ वाले पे अगर आप देखिए तो ये 3000 बेस पेयर के एकदम एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल में दे रखा, मतलब ये वाले सैंपल का भी बेस कितना होगा, 3000 का होगा। यहाँ पे आपका 1000 पे दे रखा है, यहाँ पे आपका 250 के नीचे दे रखा है। तो आप यहाँ पे समझिए 3000 का तो आपका ये बेस पेयर वेक्टर का ही था, और आपने इसमें क्या किया, इंसर्ट कराया हुआ है। और इंसर्शन के बाद आपका जो पहला वाला कट है, मान लीजिए यहाँ से अगर ये 3 आपके लोकेशंस हैं, एक आपका यहाँ पे था जहाँ पे आपने इंसर्ट कराया था उसके पहले, दूसरा आपका यहाँ पे है, तीसरा आपका यहाँ पे है, राइट। तो अगर आपका पहला वाला जो कट लगाएगा, पहला वाला कट लगाने के बाद ये क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, राइट। तो लीनियर अगर आपका हो गया तो अब दूसरा आपका ये बचता है, मान लीजिए यहाँ पे। तो अब ये कट लगाएगा तो कुछ बेस पेयर यहाँ से निकलेंगे 4200 में से, इसके बाद जो चीज़ बचेगी 3000 से क्या होगी, ज़्यादा बचेगी। तो 3000 से आपकी लेंथ जो होगी वो पहली वाली मतलब एक जो फ्रेगमेंट बनेगा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे चूंकि आपको 3000 का पैरेलल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। 3000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखिए, और इसके बाद दूसरी वाली जो बनेगी, चूंकि यहाँ पे दूसरा आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है 700 वाले पे है, मतलब ये लेंथ आपको दिखाई दे रहा है कि बाम H1 से इसके बीच की डिस्टेंस कितना है, 700 है। तो अब आपको यहाँ पे मार्कर में कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। तो 500 से 700 की लेंथ क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी। आपको पता है कि ये ऑर्डर आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 500 के ऊपर क्या आएगा आपका, 700 आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 1000 पे दे रखा है, 1000 वाले का कोई बेस पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे H1 के लिए क्या है, कटिंग साइड से ये कट कर देगा तो 1000 का बेस पेयर बनेगा ही नहीं। तीसरा आपका क्या बनेगा, तीसरा आपका बनेगा कितने का,
यहाँ पे आपको दे रखा है, जब तीसरा कट लगाएगा मतलब यहाँ पे बाम H1 के लिए है, यहाँ पे बाम H1 के लिए, तो ये कट लगाएगा कितने का आएगा, 2 बेस पेयर 200 बेस पेयर का आएगा। तो 200 बेस पेयर 250 से क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच यही होता है कि जो भी आप के स्टेटमेंट क्वेश्चंस में दिए जा रहे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से फिगर के फॉर्म में ड्रॉ करते रहिए। जो स्टेटमेंट बोला उसको उसको आप लिखते जाइए। तब जाकर के आप सही तरीके से अप्रोच लगा पाएँगे कि हाँ, कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज़ गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। तो क्वेश्चंस छोटा-सा था लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 चीज़ सीखा, नंबर पहला कि जब कभी भी अगर आप सर्कुलर डीएनए को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितना उस सर्कुलर डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिकॉग्निशन साइट्स होंगी, उतना ही नंबर आप क्या होगा, आपका फ्रेगमेंट का संख्या होगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये 3 रिकॉग्निशन साइट्स हैं, तो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट क्या होंगे, बनेंगे। जबकि लीनियर डीएनए के केस में क्या होगा कि जितना नंबर ऑफ आपका रिकॉग्निशन साइट होगा, उससे एक ज़्यादा क्या होगा, आपका फ्रेगमेंट बनेगा। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट कितना बना है, 4 बना है, जबकि साइट्स कितने थे, यहाँ पे 3 थे। सो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इसको और भी आगे जो प्रॉब्लम आएँगे, आप वहाँ पे अप्रोच लगाएँगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको एक लंबा-सा स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे सवाल पूछा गया है। A plasmid PYC121 was digested with BAM H1 and ये 3 आपको एंजाइम दे रखा है, बाम H1, हिंड थर्ड एंड इको R1। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक मान लीजिए आपका ये प्लाज्मिड है और इसका नाम दे दिया है PYC121। यहाँ पर आपको 3 एंजाइम से क्या किया गया, ट्रीट कराया गया। मान लीजिए कि आपका ट्रीटमेंट ये क्या है, आपका बाम है, ये क्या है, आपका हिंड है और ये क्या है, आपका इको R1 है, राइट। द बैंड पैटर्न आफ्टर द डाइजेशन वॉज बिलो। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि इनका बिलो है। द लार्जेस्ट बैंड वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द जेल एंड क्लोन इनटू अनदर प्लाज्मिड कॉल्ड PYZ120-155। तो यहाँ पे दूसरे मतलब इसमें से जो डाइजेशन कराया गया, सबसे लार्जेस्ट जो फ्रेगमेंट बनी उसको ले जाकर क्या किया गया, क्लोन कराया गया इस वाले में, और इसका नाम क्या है, PYZ154, राइट, टू फॉर्म अ प्लाज्मिड PYZ151 इस तरीके से बनाने के लिए। जब इस प्लाज्मिड में इस लार्जेस्ट फ्रेगमेंट को क्या किया गया, क्लोन कर दिया गया, तो क्लोनिंग के बाद इसका नोमेनक्लेचर 1 देकर के बना दिया गया, which was transferred into E. coli, and then the cell were selected on ampicillin containing LV agar media. Next 6 colonies were picked from the plates and streaked onto kanamycin containing LV agar media, राइट। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया कि उसको क्लोन कराया गया, क्लोन कराने के बाद उसको एम्पीसिलिन वाले पे मीडिया पे जो है वो ग्रो कराया गया, और उसमें से ग्रो कराने के बाद एम्पीसिलिन का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने एलबी या ब्रॉथ मीडिया लिया था, उस मीडिया में आपने क्या किया, एम्पीसिलिन को डाला था और इसको लेकर के यहाँ पे क्लोन कराया, मतलब कॉलोनी बनाई। और ये जो आपका ग्रोथ यहाँ पर आया, इस कॉलोनी में से 6 कॉलोनी इन्होंने क्या किया, पिक किया इस तरीके से, और इस इनोकुलेटिंग लूप से पिक करने के बाद 6 कॉलोनी को इन्होंने फिर से दूसरे एक मीडिया पे ग्रो कराया, जो कि केनामाइसिन एंटीबायोटिक से क्या था, रेजिस्टेंट था। और वहाँ पर आपको दे रखा है कि जो लेटर बैंड्स हैं वो इस तरीके से, ये 5000 का है, मतलब पहला है आपका ये 5000 का और दूसरा आपका है 3000 का। इस तरीके से आपको यहाँ पे बैंड दे रखा है। तीसरा आपका है 200 का, और इसके बाद चौथा आपका है 1000 का, और इसके बाद आपका तीसरा है 500 बेस पेयर का, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये आपके लेटर सीक्वेंसेस है, इनका बेसिस यहाँ पे दिया हुआ, सैंपल का आपका ये दे रखा है। तो स्टेटमेंट के बाद आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द PYC121 इन किलो बेस। तो ये वाले वेक्टर का आपसे वेट पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बैंड ये दे रखा है, इस बैंड को देख करके आपको बताना है। तो पहला वाला आपका बैंड देखिए, इसके सामने आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 5000 हो जाएगा। 5000 को आप 5 केबी लिख सकते हैं, मतलब 5 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। 1000 इक्वल टू 1 केबी, तो 5000 इक्वल टू 5 केबी। इसके बाद दूसरा वाला आप देखिए किस पे दिखाई दे रहा है आपको, 200 वाले पे, राइट। दूसरा वाला आपके किस पे हो जाएगा, 200 वाले पे, तो 2K लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद तीसरा को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1000 और 200 से क्या है, बीच में। तो मतलब 2000 आपका ऊपर है, 1000 आपका नीचे, तो इसके बीच में है। तो आप इसको चाहे 150 मान सकते हैं, या फिर आप 1.5 मान सकते हैं। तो इसको मान लीजिए आपने 1.5 मान लिया है, तो 1.5, या आप 1.3 कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से इसके नियर बाई में है। तो अब इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब 5 + 2 7 + 1 8, और 8 के बाद यहाँ पे पॉइंट में कुछ भी वैल्यू है, तो आप उसको लाइक एज 8.5 या
8.3 कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये केबी में वैल्यू आपकी आ रही है, तो 8.5 8.3 केबी की वैल्यू आपकी क्या होगी, इस PYC21 का क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो यहाँ पर आपको केबी में पूछा हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके दे रखा है, दैट इज द 8.5 केबी। ये आपका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। इतना बड़ा सा स्टेटमेंट दे करके आप पहले ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या इसने पूछ रहा है, जबकि पूछा सिर्फ सिंपल इसी सवाल से है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपको लेटर सीक्वेंस का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है और आपको यहाँ पे सैंपल का भी दे रखा है, जस्ट इसे कंपेयर करके आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना था कि इसका क्या होगा। बस इतनी सी सवाल पूछा गया था, जबकि इतना बड़ा तामझाम आपको यहाँ पे दिया गया और उन चीज़ों का यहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो आपके बड़े वाले जो क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी वाले, वो ऐसे ही होते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़े-बड़े ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आप उसमें घबरा जाते हैं, और जबकि अगर आप देखेंगे तो नीचे जो क्वेश्चंस पूछ रहा होता है बहुत नॉर्मल पूछा हुआ था। यहाँ पे सिंपल से ही पूछा गया कि हाँ, PYC121 का वेट कितना होगा, और वेट आपको जस्ट इस डायग्राम की बेसिस पे बताना था जो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये बैंड पैटर्न यहाँ पे दे रखा था। लेटर सीक्वेंसेस का मास यहाँ पे दिया हुआ है, आप इससे क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं अननोन वाले मॉलिक्यूल के मास का। जितना जितना फ्रेगमेंट बन रहा है उसको सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपको ऑप्शंस में सर्च कर लेना कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी एग्जांपल के बेसिस पे यहाँ पे दे रखा है, what would be the best explanation for that out of a 6 colonies sticked on kanamycin containing LB agar grew। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 6 कॉलोनी यहाँ से आपने एम्पिसिलिन वाले से क्या किया था, पिक किया था, और एक केनामाइसिन वाले पे आपने ग्रो कराया, तो 6 में से 5 आपके क्या हो गए, ग्रो हो गए, राइट। तो इसके लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ग्रो ये कब होगा, ग्रो ये तब होगा जब उसके उसके उस डीएनए के पास, मतलब उस सेल्स के पास केनामाइसिन से रजिस्ट करने वाले क्या होंगे, मार्कर जीन होंगे, या वो जीन आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे जितने भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट वाले जीन होते हैं उनको आप एज अ मार्कर जीन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस बैक्टीरिया के पास, मतलब इस प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन से भी रजिस्ट करने वाली जीन है, केनामाइसिन से रजिस्ट करने वाली क्या है, जीन है, दैट इज वाई वो केनामाइसिन पे भी क्या हो रही है, ग्रो कर पा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस क्या है, द प्लेट डिड नॉट हैव इनफ केनामाइसिन, ये गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया वर नॉट ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्ली, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ग्रो के वाले में पूछ रहा स्टेटमेंट ही गलत है। द लार्जेस्ट बैंड वॉज इंसर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, नहीं। द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कंटेन सेलेक्टेबल मार्कर, किसके लिए, केनामाइसिन के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे आपके मेथड्स इन बायोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आपको डिजाइन किए जाते हैं, और उनमें आपको देखना क्या होता है कि किस तरीके से आपको आंसर अप्रोच लगाना होता है। याद रखिए कि आपको जो भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, या आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस जो पढ़ा हुआ है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके प्रॉब्लम बना करके आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है एग्रोबैक्टीरियम से, जो कि CSIR का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है CSIR के एग्जाम्स के लिए। द एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस कैन बी यूज टू जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, दो इसकी वैराइटीज होती हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस होता है और एक आपका क्या है, राइजोजेंस होता है। इसको आप RI प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, राइट। और एक आप बोलते हैं TI प्लाज्मिड के नाम से, जो कि ट्यूमर इंड्यूस करता है, और RI प्लाज्मिड जो कि आपका रूट, हेरी रूट क्या करता है, बनाता है। ट्यूमर इंड्यूस करने वाले को आप क्राउन गॉल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, राइट, ये कि बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप क्यों उसको एज अ जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं, इसका क्या कारण है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। सो इट कंटेन TI प्लाज्मिड, नहीं, TI प्लाज्मिड किस में होगा आपका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस में होगा, जबकि यहाँ पे राइजोजेंस दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। इनफैक्ट प्लांट प्रोड्यूसेस अ गुड रूट सिस्टम, नहीं, रूट सिस्टम गुड होने के लिए स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वो रूट को डिजीज कॉज करता है, हेरी रूट बनाता है जो कि खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, गलत होगा। इट इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ प्लांट, नहीं, आपके एग्रोबैक्टीरियम वाले जो स्पीसीज होते हैं वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, मोनोकॉट वाले प्लांट को नहीं कर पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही है, इट कॉजेज जीन ट्रांसफर टू द प्लांट। नेक्स्ट है, विर जीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर जीन ट्रांसफर टू प्लांट बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो विर जीन होते हैं वो क्या है, आपके जो TI प्लाज्मिड होता है, उस TI प्लाज्मिड में आपका ये एज अ ओपेरान होता है यहाँ पे, और इस ओपेरान में एक पार्ट आपका क्या होता है, वर्जुलेंस जीन, जिसको आप विर जीन बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका राइट बॉर्डर होता है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट बॉर्डर होता है, और इस पूरे पार्ट को आप क्या बोलते हैं, TDNA के नाम से जाना जाता है। तो ये विर जीन जो होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, इस TDNA के पार्ट को क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, मीन्स क्लीव ऑफ करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको यही बताया जा रहा है कि इनका क्या स्टेटमेंट है, विरजिन के बारे में क्या स्टेटमेंट आपका सही है। दे एक्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द TI प्लाज्मिड,
नहीं, टीआई प्लाज्मिड में की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से कोई इनका मतलब नहीं है। वीर जीन वाले यहाँ पे स्टेटमेंट है कि वीर जीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ जीन ट्रांसफर टू द प्लांट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वीर जीन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपसे स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वीर जीन टीआई प्लाज्मिड की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे काम नहीं करता है। ओके, दे प्रिवेंट ऑन्कोजीन्स फ्रॉम द वर्किंग, ऐसा भी नहीं है। ऑन्कोजेनिक पार्ट यहाँ पे होता है। इस जो टीडीएनए होते हैं इनके पास आपका ऑक्सिन और साइटोकाइंस को कोड करने वाले आपके क्या होते हैं, जीन होते हैं, और इनकी वजह से ये ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। राइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ टीडीएनए। क्या ये टीडीएनए को मोबिलाइज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे देखना होगा, दे इनेबल एग्रोबैक्टीरियम टू पेनिट्रेट थ्रू इन्फेक्टेड प्लांट सेल्स। राइट, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ टी डीएनए। तो इस वीर जीन के प्रोडक्ट का काम होता है, जैसे जो भी आपके पार्ट होते हैं, वीर ए, वीर बी, वीर डी, वीर सी, ये सब मिल करके इस टी डीएनए को यहाँ से लेकर के प्लांट सेल्स में ले जाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। राइट, तो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, दिस वन। ओके, सो टीडीएनए इज व्हाट, तो टीडीएनए के बारे में पूछा जा रहा है। तो टीडीएनए क्या है आपका, टीआई प्लाज्मिड का एक पार्ट है, और जो कि बेसिकली आपका ऐसे जीन्स को कंटेन करता है जो कि प्लांट की बॉडी में जाकर के क्या होते हैं, एक्सप्रेस आउट होते हैं। जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइंस है, ओपाइंस है, ये सारे जीन्स आपके टीडीएनए में पाए जाते हैं। तो टीडीएनए क्या है, यहाँ पे आप देखिए स्टेटमेंट दिया रहा है। नंबर पहला है, डीएनए ऑफ अ प्लाज्मिड ओरिजिन विच इज ट्रांसफर टू द एग्रोबैक्टीरियम क्रोमोसोम। नहीं, एग्रोबैक्टीरियम क्रोमोसोम में नहीं होता है, ये प्लांट के क्रोमोसोम में होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। डीएनए फ्रॉम द क्रोमोसोम्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, नहीं, ये आपका प्लाज्मिड का डीएनए होता है, ये क्रोमोसोम नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके गलत हो जाएंगे। डीएनए ऑफ अ प्लाज्मिड ओरिजिन विच इज ट्रांसफर टू द प्लांट जीनोम, यस, ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। जो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम का, उसमें आपका एक प्लाज्मिड होता है जिसको आप बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, और उस टीआई प्लाज्मिड में एक आपका पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं टीडीएनए, जिसे ट्रांसफर डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो ये टीडीएनए आपका निकल करके यहाँ से प्लांट की बॉडी में जाकर क्या करता है, जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, एग्रोबैक्टीरियम इज नेचुरली अकरिंग ग्राम नेगेटिव सॉयल बैक्टीरिया और ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज, जिसके बारे में आपको बात कर रहा था यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड के बारे में। तो टीआई प्लाज्मिड आपका क्या है, क्राउन गॉल डिजीज को क्या करता है, कॉज करता है, और ये बैक्टीरिया में एक प्रकार का कैंसरस मीन्स ऑकोजेनिक डिजीज होते हैं। बाय ट्रांसफरिंग अ डिफाइंड सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए के नाम से जाना जाता है, फ्रॉम इट्स ट्यूमर डेंसिक प्लाज्मिड लार्ज साइज ऑफ अबाउट 200 केबी। तो आपका ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसकी साइज लगभग 200 केबी की होती है, और इसका एक छोटा सा पार्ट है आपका जो कि निकलता है यहाँ पे, जिसको आप टीडीएनए बोलते हैं, और ये टीडीएनए निकल करके कहाँ पे जाता है, प्लांट में, जो कि ट्यूमर को कॉज करता है। Cells infected wounded on many dicotyledon plants. Following are the some statement about the agrobacterium plant interactions. तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट के इंटरेक्शंस के बारे में, जिनको क्या आपको क्या करना है, सही बताना है। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इट्स इनटू द प्लांट सेल्स, नहीं, एग्रोबैक्टीरियम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किसको करता है, प्लाज्मिड डीएनए करता है, क्रोमोसोम के डीएनए को नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्लाज्मिड डीएनए इनटू द प्लांट सेल्स, यस, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ऑल द वर्लेंस जीन्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंड्यूसिबल, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ये सारे के सारे जीन्स इंड्यूसिबल नहीं होते हैं। कुछ इनिशियल जीन जो होते हैं, जैसे वीर जीन, वीर ए और वीर जी जो जीन होते हैं वो इंड्यूसिबल टाइप के होते हैं, जबकि ऐसा सब में नहीं होता है। ऑल द वायलेंस जीन्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम्स आर फंक्शनल ओनली इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स, नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका जो है वो सही नहीं है। टीआई प्लाज्मिड में पाए जाने वाले कुछ जो जीन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइन, सुपाइंस, ये प्लांट सेल्स में एक्टिव होते हैं, जबकि बाकी जो जीन्स होते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स में एक्टिव होते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट आपका जो चौथा वाला है ये गलत है। सम ऑफ द वायलेंस जीन्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम आर इंड्यूसिबल्स, यस, ये स्टेटमेंट आपका सही है। वायलेंस जीन आपका 9 जीन का क्या होता है, ओपेरॉन होता है। उस 9 जीन में से कुछ जीन्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ फैक्टर चाहिए होता है उनको काम करने के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। सम ऑफ द वायलेंस जीन्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम्स आर फंक्शनल बोथ इन बैक्टीरियल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, यस, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। जैसे आपने देखा होगा कि E2 जो होता है आपका वीर जीन का, ये आपका यहाँ से लेकर के पूरा प्लांट सेल्स में जाकर के प्लांट बैक्टीरियल डीएनए को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर आपके कौन कौन से सही हैं, एक तो 6 वाला सही है, इसके बाद दूसरा आपका 5th वाला सही है, और इसके बाद आपका दूसरा सही है। तो 2, 5th एंड 6 ऑप्शंस क्या हैं आपके सही हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आरएफएलपी इज अ टेक्निक दैट आरएफएलपी क्या है? एक टेक्निक होती है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि आपका मॉलिक्यूलर मार्कर के रूप में यूज किया जाता है। और इसको लेकर के बहुत सारे एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो ये क्या होता है? इससे आप किसी भी दो इंडिविजुअल्स के डीएनए के फ्रेगमेंट के लेंथ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि हाँ, ये दोनों इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअलिटी क्या है। So used hybridations to detect a specific DNA restriction fragment in a genomic DNA, क्या ये स्टेटमेंट ये सही है? Is used to determine whether a gene is transcribed in a specific cells, or measure the transfer of frequency of a gene during the conjugation, or is to detect genetic variations at the protein level। तो ये सारे ऑप्शंस आपके क्या हैं? गलत हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, यूज हाइब्रिडेशन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इन अ जीनोमिक डीएनए, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट पॉसिबली गिव राइज टू रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आरएफएलपी इसमें से कौन नहीं दे सकता है? तो आरएफएलपी जो होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है? डीएनए के लिए होती है। डीएनए के आपके जो साइट्स होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स, उनको अलग अलग आरी से क्या करते हैं, ट्रीट करा जाता है। फिर छोटे छोटे यहाँ पे आपके फ्रेगमेंट बन जाते हैं। उन्हीं फ्रेगमेंट को क्या किया जाता है? एनालिसिस की जाती है। तो हर इंडिविजुअल्स का अलग अलग फ्रेगमेंट की साइज और अलग अलग फ्रेगमेंट का नंबर जो है वो आता है। तो ये डीएनए के बारे में डिस्कस करता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है कि आरएनए के बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपको क्या होगा? गलत हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन आपके सही होंगे। मिस सेंस म्यूटेशंस विद इन प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन, ये क्या पता किया सकता है? नहीं, इससे पता नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत है। साइलेंट म्यूटेशन विद इन द प्रोटीन कोडिंग रीजन ऑफ अ जीन, ये भी आप नहीं कर सकते हैं आरएफएलपी की टेक्निक से। आरएफएलपी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन एंजाइम के साइट्स को क्या करता है, कटिंग के बेसिस पे जो लेंथ होती है उनके बारे में बताता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या है आपके गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द फीचर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें से कौन से फीचर्स हैं आरएफएलपी टेक्निक के बारे में, आरएफएलपी के स्टेटमेंट के बारे में? तो आपसे बताया जा रहा है कि दे कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ सिंगल जीन म्यूटेशन इन ह्यूमन जीनोम। यस, ये स्टेटमेंट आपका सही है। एक जीन का भी कोई अगर म्यूटेशन अगर होगा, अल्ट्रेशन अगर हो जाएगा उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स पे जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आपका कट कर रहा था, तो उसको भी आसानी से ये डिटेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर एक भी जीन का अगर एक भी बेसिस का अल्ट्रेशन हो जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो कटिंग साइट्स होते हैं उनके सीक्वेंसेस चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फ्रेगमेंट क्या होंगे आपके अलग आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ये वाला सही है कि हाँ, यहाँ से आप ये कर सकते हैं, एक सिंगल जीन के म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर पाएंगे। दे कैन बी यूजली पेरेंटली टू एनालाइज फिटल सेल्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या ऐसा आप कर सकते हैं? दे कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेरिएशंस इन डीएनए सीक्वेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, या इसके लिए आप ये वाला स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस अकॉर्डिंग टू द फ्रेगमेंट साइज। हाँ, इनको आप ये भी कर सकते हैं, इनको साइज के बेसिस पे किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। तो यहाँ पे दे कैन बी यूज टू पेरेंटली टू एनालाइज फिटल सेल्स ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। फिटल सेल्स से जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, इस चीज़ को आप पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। PQRS, ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, PCR बेस्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। तो RFLP, AFLP और RAPD आपको यहाँ पे देखना है। तो RFLP में आपको PCR टेक्निक यूज नहीं की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। RAPD जो होती है वहाँ पे आप यूज़ करते हैं PCR, और AFLP जो होता है यहाँ पे भी आप PCR यूज़ करते हैं। दोनों PCR बेस्ड होते हैं। तो PCR के बारे में पूछा जा रहा है, तो जहाँ जहाँ पे RFLP दिखाई दे रहा है उसको कट लगा दीजिए। RFLP यहाँ पे भी है, कट लगा दीजिए। RFLP यहाँ पे भी कट लगा दीजिए। RFLP यहाँ पे भी कट लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही है? AFLP, RAPD और SSR सिंगल सीक्वेंसेस, राइट। तो इस तरीके से ये वाले आपके स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, AFLP के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि क्या चीज़ होता है। तो AFLP जो होती है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब RFLP का और RAPD का। तो इसमें आपका PCR बेस्ड भी होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी जरूरत होती है। ये सारे दोनों को क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। सो इज अ PCR बेस्ड टूल, यस होता है। यूजेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट जीनोम, यस होता है। इन्वॉल्व लाइगेशंस ऑफ एडाप्टर टू द स्टिकी एंड ऑफ द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, यस ये होता है, यहाँ पे ऐसा काम किया जाता है। और इन्वॉल्व एम्प्लीफिकेशंस कॉजिंग प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एडाप्टर्स। तो ये वाले स्टेटमेंट भी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि डिटेक्शंस एनालिसिस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल फिनोमेना इन अ प्लांट, राइट। तो जेनेटिक वेरिएशंस को डिटेक्ट करके आप उनके जो फिनोमेना और उनके बारे में जान सकते हैं। सिंस द इंटायर प्लांट किंगडम
कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द सीक्वेंस प्रोजेक्ट। इतना सारे प्लांट के सिस्टम को आप सीक्वेंसिंग करके उनको उनके बारे में उनके इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिकुलर मार्कर एंड देयर कोरिलेशंस टू द फिनोटाइप प्रोवाइड अस द रिक्विसाइड्स लैंडमार्क फॉर इलुसिडेशंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। मॉलिकुलर जो मार्कर होते हैं उनके बेसिस पे हम किसी भी प्लांट के जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो RFLP एंड RAPD मॉलिकुलर मार्कर्स आर कॉमनली यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग। RFLP means restriction fragment length polymorphism and RAPD means random amplified DNA, polymorphic DNA। इन दोनों को प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है डाइवर्सिफाई एनालिसिस करने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट अबाउट दीज मार्कर्स मॉलिकुलर मार्कर्स आर करेक्ट। RFLP के लिए और RAPD के लिए स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको वहीं पे बताना है। तो RFLP क्या है, कोडोमिनेंट का नेचर का होता है। यस, ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। RFLP आपका क्या होता है, कोडोमिनेंट होता है। RAPD आपका क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और AFLP आपके दोनों हो सकते हैं, डोमिनेंट और कोडोमिनेंट दोनों हो सकते हैं। RAPD कोडोमिनेंट का होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ द मार्कर्स आर यूबिक्विटस, यस, ओनली RFLP कैन डिटेक्ट हेट्रोजीनस। हाँ, ये आप कर सकते हैं। आपका RAPD की लिमिटेशंस होती है कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि उसका नेचर डोमिनेंट का होता है। तो RFLP ये कर सकता है, ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। ओनली RAPD कैन हेटेरोजाइगस, नहीं, ये स्टेटमेंट आपको क्या है, गलत है। RAPD कैन नॉट डिटेक्ट एलिलिक वेरिएशंस, क्या RAPD से एलिलिक वेरिएशंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, आपका सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट सही है, फिर इसका थर्ड सही है, फिर इसके बाद फोर्थ सही है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स वाला जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, सही होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके क्या है, सही है। तो ये स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। ये भी आपका सही है और इसके बाद ये भी सही है, फिर इसके बाद ये भी आपके क्या है, सही है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से RFLP, RAPD और AFLP बहुत इंपॉर्टेंट आपके मॉलिकुलर मार्कर है जिनके बारे में आपके एग्जाम में सवाल कई बार पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे ऐसे देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, प्लाज्मिड ए एंड प्लाज्मिड बी वर डाइजेस्टेड विद बाम H1 एंड एनालाइज बाई जेलेटोफोरेसिस। तो यहाँ पे आपको दो प्लाज्मिड दिया रखा हुआ है, एक आपका प्लाज्मिड ए है, एक आपका प्लाज्मिड बी है। इस तरीके का आपका यहाँ पे दे रखा है और इन दोनों को बाम H1 से क्या कराया जा रहा है, डाइजेस्ट कराया जा रहा है, राइट, डिसेक्शन एंजाइम से। इफ अ प्लाज्मिड ए गिव टू फ्रेगमेंट्स, तो अगर इससे डाइजेशन कराया गया तो यहाँ पे इसने क्या दिया है, टू फ्रेगमेंट दिया है, राइट। और प्लाज्मिड बी क्या कर रहा है, थ्री फ्रेगमेंट दे रहा है, थ्री फ्रेगमेंट दे रहा है, राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंसेस आर करेक्ट। तो सर्कुलर डीएनए अगर ये होगा और यहाँ पे अगर दो फ्रेगमेंट बन रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे दो कटिंग साइड्स होनी चाहिए। तो और इसका ये लीनियर होगा तो यहाँ पे एक साइड्स होनी चाहिए। इसके बारे में स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो प्लाज्मिड ए हैज अ थ्री साइड्स एंड इट इज सर्कुलर, राइट। अगर ये सर्कुलर है और थ्री साइड्स है तो यहाँ पे थ्री फ्रेगमेंट बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे दो फ्रेगमेंट बना हुआ है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। आपको पहले ही बताया कि सर्कुलर केस में जितना साइड्स होगा उतने क्या होंगे, आपके डीएनए बनेंगे। प्लाज्मिड बी हैज थ्री साइड्स एंड इट इज सर्कुलर। हाँ, यहाँ पे तीन फ्रेगमेंट आपको दे रखा है और ये सर्कुलर अगर होगा तो यहाँ पे तीन साइड्स क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे, तीन साइड्स प्रेजेंट होंगे, तीन फ्रेगमेंट आपका बनेगा। मतलब ये वाला ऑप्शन आप सही मान सकते हैं। प्लाज्मिड ए हैज टू साइड्स एंड इज अ लीनियर। अगर अब प्लाज्मिड के पास लीनियर है और उसके पास दो साइड्स हैं तो यहाँ पे फ्रेगमेंट कितना बनेगा भैया, दो है तो यहाँ पे तीन फ्रेगमेंट बन जाएगा। जबकि फ्रेगमेंट ऑप्शन कितना दे रखा है, दो दे रखा है। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आर भी क्या होगा, गलत होगा। प्लाज्मिड बी हैज टू साइड्स एंड इज अ लीनियर। क्या प्लाज्मिड जो बी है वो टू साइड्स है, उसके पास लीनियर है। ये स्टेप में आपको देखना होगा कि हाँ क्या ये सही है कि नहीं सही है। तो प्लाज्मिड जो आपका बी है, अगर उसके पास अगर वो अगर लीनियर है और अगर दो साइड्स प्रेजेंट होगा तो उससे तीन फ्रेगमेंट आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर एस और ऑप्शन नंबर क्यू ये दोनों आपके क्या होंगे, सही होंगे। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑन एवरेज हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स वुड अ रिस्ट्रक्शन एंजाइम व्हिच रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक फोर बेसेस sequences in DNA be expected to the generated by cleavage or double stranded DNA, bacteriophage DNA with a genome size of a 5000 base in 2।
ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आया हुआ, जिसके लिए फार्मूला आपका क्या होता है 4 की पावर n, और जहाँ पे आप n क्या निकालते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका जितने बेस पेयर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 4 बेस को करते हैं, 6 बेस पेयर को करते हैं, या 8 को करते हैं। तो अगर 4 को करेगा तो यहाँ पे 4 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 को करेगा तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 6 हो जाएगा, 8 करेगा तो क्या होगा 4 की पावर आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो उनकी फ्रीक्वेंसी बताती है कि उतने बड़े डीएनए के लेंथ में उतनी बार वो क्या उतनी इंटरवल पे क्या कर सकता है, कट कर सकता है। तो 4 की पावर 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज 256, राइट। तो 256 ये जो बेस आता है ये क्या बताता है कि अगर आपका जो भी डीएनए का स्ट्रैंड है, मीन्स डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, इसमें हर एक 256 बेस पेयर के इंटरवल के बाद क्या होगा, रिसेक्शन साइट्स के लिए क्या होंगे, कटिंग साइट्स प्रेजेंट पाए जाएंगे। तो 256 के इंटरवल के बाद क्या होगा, साइट्स पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको 5000 बेस पेयर दे रखा है। मान लीजिए ये डीएनए आपका कितने का है, 5000 बेस पेयर का है। तो 5000 के बेस पेयर में कितनी जगह पे कट लगाएगा, उसके लिए क्या करेंगे आप 256 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो वैल्यू आपकी आएगी लगभग मान लीजिए आपका 20 के आसपास आएगा, 20 टाइम्स आप ये करेगा। तो उस पूरे डीएनए में 20 जगह ऐसा होगा जहाँ पे ये वाला एंजाइम क्या करेगा, कट लगाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो लगाने का तरीका आपका क्या था कि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनके रिकॉग्निशन फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है मैथमेटिकली 4 की पावर n, राइट। और ये 4 की पावर n क्या बताता है, जहाँ 4 आपके क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस संख्या होती है, और n क्या होता है आपका नंबर ऑफ बेसिस रिकॉग्नाइज बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपको 4 दे रखा था, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 का 4 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई कि 256 आ गई। तो ये 256 ये बताता है कि डीएनए के लेंथ में हर एक 256 इंटरवल के बाद वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, वहां पे रिकॉग्नाइज सीक्वेंस करेगा, मतलब पाएगा, तो कट लगाएगा। तो टोटल 5000 का आपका डीएनए था, तो उस 5000 के डीएनए में कितने जगह पर लगाएगा, उसको निकालने का क्या करेंगे, 5000 डिवाइड बाई 256। तो ये वैल्यू आपकी लगभग कितनी आ जाएगी, 20 मीन्स 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 20 आपका क्या होगा, साइट्स प्रेजेंट होंगे उस 5000 वाले डीएनए के बेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद अ 4 बेस पेयर, मतलब 4 बेस पेयर है यहाँ पे, तो 4 के पावर क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। साइट्स वुड क्लीव डीएनए विद स्टैटिस्टिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ वंस एवरी। तो यही आपको फार्मूला यहाँ पे बताया गया। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 बार अगर आप करते हैं तो 256 आता है। तो 256 के ओके, उसने उतने बेसिस पे बेसिकली वो क्या करेगा, हमेशा क्या कट लगाने का काम करेगा, मतलब उतने इतने बेस पे कट लगा सकता है। तो जो भी आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपकी जो वैल्यू आएगी वही आपका उसकी फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। सो इस तरीके से आपने देखा कि सीएसआईआर के एग्जाम्स में जो मेथड्स इन बायोलॉजी है यूनिट नंबर 13, वहाँ से ऐसे ही न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम आपको बना कर देते हैं। और अगर आपने पहले से एग्जाम के पहले प्रैक्टिस अगर आपने नहीं किया है, तो इस बात की श्योरिटी है कि आप एग्जाम के टाइम पे इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। सो ज़रूरी है कि आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप पहले से करते रहिए, और इन सारे क्वेश्चंस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे आपके मार्क्स स्कोर करते हैं। और अगर आपकी एक बार इनकी पकड़ बन गई, समझ बन गई, तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर करके ले जाएंगे। और सीएसआईआर के हर बार के पेपर में यूनिट नंबर 13 से कम आपका 8 से 6 से 8 क्वेश्चन आपका पेपर पार्ट सी में आता है, और वही 4 से 5 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में आते हैं। तो बहुत लंबा आपका स्कोरेज वेटेज है आपके पूरे उस डीएनए मतलब आपके यूनिट का, मीन्स यूनिट नंबर 13 का। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप में से किसी को भी जो कि इस वीडियो को देखेंगे, अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में डाउट है कि कैसे ये सॉल्व किया गया, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। फर्दर वाले वीडियोज़ में उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ इसका आंसर ऐसे कैसे हुआ। वैसे तो मैंने आपको बेसिक तरीके से समझा दिया है, होपफुली कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट इन एनी केस अगर आपको होता है तो आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं उस कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चंस को पूछ करके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।